नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ रुक्मणी भौतिक विज्ञान फिजिक्स का 5वां पार्ट। दोस्तों फिजिक्स के पहले 4 पार्ट में हमने प्रश्न 1 से लेकर 400 प्रश्नों तक को पूरा किया है और अब हम इसके 5वें भाग में प्रश्न 401 से लेकर प्रश्न 500 तक पूरा करेंगे। सभी प्रश्न एग्जाम सेलेक्टेड हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों फिजिक्स के 5वें भाग का प्रश्न 401 है, यदि रबर की डोरी की लंबाई में वृद्धि 2 गुनी कर दी जाए तो विकृति क्या होगी? यदि रबर की डोरी की लंबाई में वृद्धि 2 गुनी कर दी जाए तो विकृति कितनी होगी? आंसर है इसका 2 गुनी होगी। यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि जो है वो दूनी कर दी जाए तो उसकी विकृति जो है वो भी दुगनी हो जाएगी। 402 प्रश्न है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग जो है वो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। धूप में उपयोग होने वाले छाते के रंग होने चाहिए। धूप में उपयोग होने वाले छाते के रंग होने चाहिए। आंसर है इसका ऑप्शन बी, ऊपर से सफेद और भीतर की ओर काला। ऊपर से सफेद और भीतर की ओर काला। धूप में उपयोग होने वाले छाते का रंग ऊपर से सफेद और भीतर से काला होना चाहिए। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की जो रात है वो अधिक ठंडी होती है, क्योंकि वहाँ आंसर है इसका बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की जो रात है वो अधिक ठंडी होती है, क्योंकि बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है। आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है। आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है। यह इसलिए है कि आंसर इसका शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता। शीशा रहित जो पेट्रोल है वो प्रदूषण नहीं फैलाता है, इसलिए आजकल पेट्रोल जो है उसमें शीशा नहीं मिलाया जाता है। माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। आंसर है इसका सूक्ष्म वस्तुएं देखने के लिए। सूक्ष्म वस्तुएं देखने के लिए माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त होता है निम्नलिखित के अध्ययन के लिए। सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त होता है निम्नलिखित के अध्ययन के लिए। आंसर है इसका छोटी वस्तुओं के लिए। छोटी वस्तुओं के अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। 408 प्रश्न है दोस्तों, वात्या भट्टी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा है। वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा है, यानी कि जो वात्या भट्टी है उसमें कौन सा जो लोहा है वो उत्पादित किया जाता है? आंसर है इसका कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो है वो वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित होता है। विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री है। आंसर है इसका एल्यूमिना, मिट्टी एवं जिप्सम। पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री है एल्यूमिना, मिट्टी एवं जिप्सम। 410 प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? आंसर है इसका ऊर्जा की। ऊर्जा की जो इकाई है वो किलोवाट घंटा है। यदि प्रक्षेप्य के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास। यदि प्रक्षेप्य के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास। आंसर इसका 4 गुना हो जाएगा। यदि प्रक्षेप्य के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास जो है वो 4 गुना हो जाएगा। 412 प्रश्न है दोस्तों, 1 किलोवाट हावर, 1 किलोवाट जो हावर है वो कितने के बराबर होता है? आंसर है इसका 3.6 गुना में 10 की पावर 3 जूल के। 1 किलो जो वाट है वो 3.6 गुना में 10 की पावर 3 जूल के बराबर होता है। यहाँ पे जो है ये दिया रखा आपको 1 किलोवाट प्रति घंटा। 1 किलोवाट प्रति घंटा है, तो 1 किलोवाट जो प्रति घंटा है वो बराबर होता है 3.6 गुना में 10 की पावर 3 जूल के। 1000 वाट बराबर है, 1000 वाट जो है वो बराबर है। आंसर है इसका 1.341 अश्व शक्ति के। 1000 जो वाट है वो 1.341 अश्व शक्ति के बराबर होता है। हॉर्स पावर जो बराबर है वो 746 वाट के बराबर होता है। 1000 जो वाट है वो बराबर होगा 1.341 हॉर्स पावर के। इसे हम इसको भाग दे देंगे तो 1000 वाट का हमारा मान पता चल जाएगा। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? कोणीय वेग की विमा क्या होती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, कोणीय वेग की जो विमा है वो m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर -1। यहाँ पर जो m है वो द्रव्यमान है, l जो है वो यहाँ पर आपकी लंबाई है, लेंथ है, और जो t है वो यहाँ पर टाइम है। तो इसकी पावर 1 है, यानी कि t की पावर -1 ही होगी, क्योंकि m की जो पावर 0 है वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो 1 गुना में 1 गुना में ये 1 से ही ये गुना हो जाएगा, तो t की पावर -1 ही आपके पास बचेगा। आवेग एवं संवेग की विमा m × l × t -1 होता है।
एक हॉर्स पावर का मान किसके बराबर है? एक हॉर्स पावर का जो मान है वो किसके बराबर है? आंसर है इसका 746 वाट के। एक हॉर्स पावर का जो मान है वो 746 वाट के बराबर होता है। 416 प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिसे लगाने के कारण उस वस्तु के स्थान में 5 मीटर का परिवर्तन हो जाता है, तो उस वस्तु द्वारा कितना कार्य किया गया? यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिसे लगाने के कारण उस वस्तु के स्थान में 5 मीटर का परिवर्तन हो जाता है, तो उस वस्तु द्वारा कितना कार्य किया गया? आंसर इसका 50 जूल। आंसर इसका 50 जूल। यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिसे लगाने के कारण उस वस्तु के स्थान में 5 मीटर का परिवर्तन हो जाता है, तो उस वस्तु द्वारा किया गया कार्य जो है वो 50 जूल होगा। तो उस वस्तु द्वारा जो किया गया कार्य है वो 50 जूल होगा। यहाँ पर हमें कार्य का फार्मूला दिया गया है कि बल गुना में विस्थापन। विस्थापन होता है कि उसको आगे कितना मीटर जो है वो आगे सरकाया गया है या आगे उसका परिवर्तन किया गया है। तो 10 गुना में 5 गुना में 50 जूल के बराबर इसका कार्य निकल आएगा। यहाँ पे ये कार्य का फार्मूला है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न 417 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? आंसर है इसका घनत्व। घनत्व वह भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? आंसर है इसका 3.26। एक पारसेक में कुल 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए, तो पृथ्वी पर पहले कौन आएगा? आंसर है इसका तीनों साथ ही आएंगे। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए, तो तीनों जो है पृथ्वी पर साथ ही आएंगे। एक सेकंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल जो है वो कितना होता है? एक सेकंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है? आंसर है इसका इनमें से कोई नहीं। एक सेकंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल है वो 2 सेकंड होता है, ये आप जरूर याद रखें। 421 प्रश्न है दोस्तों, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर के होता है? 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर के होता है? आंसर है इसका 10 की पावर 4, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर के। एक जो माइक्रोमीटर है वो 10 की पावर -4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये आंसर इसमें गलत या है, सी होगा। और ये जो माइक्रोमीटर है, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होगा। 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होगा 1 माइक्रोमीटर। और 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 10 की पावर -2 मीटर के। 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 10 की पावर -2 मीटर के। 422 प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने। किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? किसने कहा है कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? आंसर है इसका न्यूटन ने। न्यूटन ने कहा है कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। इसे न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम कहते हैं। इसे न्यूटन की गति का जो नियम दिए गए थे तो इसका प्रथम नियम कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के जो गति का जो प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के जो प्रथम नियम है उसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा भी ज्ञात की जाती है। बल की परिभाषा भी ज्ञात की जाती है। 423 प्रश्न है, वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? आंसर इसका अल्ट्रावायलेट किरणों से। वायुमंडल की ओजोन परत हमें अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरण की परत से बचाती है। इसकी खोज रिटर के द्वारा की गई थी और इसका तरंग दैर्ध्य 10 की पावर -8 से लेकर 10 की पावर -7 मीटर तक होता है। इसका उपयोग प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, जीवाणुओं को नष्ट करने में होता है। गामा किरणों की जो खोज है वो बैकरल के द्वारा की गई थी। बैकरल के द्वारा की गई थी और इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो 10 की पावर -14 से लेकर 10 की पावर -10 मीटर तक होता है। इसका उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है? आंसर है इसका जलप्रपात। जलप्रपात जो है वो वृष्टि का रूप नहीं है। अभिकेंद्री बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्री जो बल है वो सदैव कार्य करता है। आंसर है इसका केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। अभिकेंद्री बल सदैव केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है। आंसर है इसका 28 किलोमीटर पर मिनट। 28 किलोमीटर जो है वो पर मिनट में पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति 28 किलोमीटर पर मिनट होती है।
जड़त्व आघूर्ण व कोणीय वेग का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय वेग का गुणनफल होता है। आंसर है इसका कोणीय संवेग। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय वेग का गुणनफल कोणीय संवेग होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय वेग का जो गुणनफल है वो कोणीय संवेग होता है। यदि कोई गेंद आरंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड से ऊर्ध्व ऊपर की ओर उछाली जाए तो 2 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? यदि कोई गेंद आरंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड से ऊर्ध्व ऊपर की ओर जो है वो उछाली जाए तो 2 सेकंड के बाद जो उसका वेग क्या होगा? आंसर है इसका 9.8 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ। यदि कोई गेंद आरंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड से ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की ओर उछाली जाए तो 2 सेकंड के बाद उसका जो वेग है वो 9.8 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ होगा, क्योंकि जो 1 सेकंड के अनुसार वो 10 मीटर ऊपर चली जाएगी और फिर 10 मीटर ऊपर जाने के बाद उसका जो ये वेग है ये पूरा प्रॉपर आपका ये खत्म हो जाएगा, अगले सेकंड में वो नीचे आएगी। तो जो गुरुत्वाकर्षण जो मान है वो इतना ही होता है, तो वो इसी वेग से वापस नीचे आ जाएगी अगले सेकंड में। नेक्स्ट है क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। आंसर है इसका गतिज ऊर्जा। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा नियत रहता है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर भ्रमण करती है तो उसे उस वस्तु की वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर भ्रमण करती है तो उसे उस वस्तु की वृत्तीय गति कहते हैं। 430 प्रश्न है दोस्तों। किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। आंसर है इसका अल्टीमीटर। किसी हवाई जहाज की ऊंचाई जो है वो अल्टीमीटर से मापी जाती है। वायु की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता दूरी को कहते हैं। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं। आंसर है इसका आयतन। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को आयतन कहा जाता है। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को आयतन कहा जाता है। किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 40 किलोमीटर पर सेकंड से बढ़ाने के लिए कितना बल लगाना होगा? किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 40 किलोमीटर, संवेग जो है वो 40 किलोमीटर पर सेकंड तक जो बढ़ाने के लिए उस पर कितना बल लगाना होगा? हमें 5 सेकंड में उसको बढ़ाना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 8 न्यूटन। किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 40 किलोमीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए उस पर जो है 8 न्यूटन का बल लगाना होगा। यहाँ पर हमें संवेग का जो फार्मूला हमें दिया गया है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना में वेग के। द्रव्यमान गुना में वेग के। यहाँ पर संवेग हमें बढ़ाना है 40 किलोमीटर पर सेकंड, तो 40 बराबर होगा द्रव्यमान गुना में 5 जो उसका हमें इसका वेग दिया गया है, तो 8 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। उत्प्लावी बल निर्भर करता है। उत्प्लावी बल निर्भर करता है। आंसर है इसका विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर। उत्प्लावी बल निर्भर करता है विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर। तरल का घनत्व जितना अधिक होगा उत्प्लावी बल उतना ही अधिक लगेगा एवं वस्तु जो है वो द्रव में तैरेगी। प्रक्षेप्य का पथ होता है। प्रक्षेप्य का पथ होता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी परवलय। प्रक्षेप्य का जो पथ है वो परवलय होता है। 100 वाट तथा 500 वाट के बल्ब के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा यदि उनकी जो वोल्टता है वो समान हो? 100 वाट तथा 500 वाट के बल्ब के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा यदि वोल्टता समान हो? आंसर है इसका 5:1। 5:1। 100 वाट तथा 500 वाट के प्रतिरोधों का अनुपात 5:1 होता है यदि वोल्टता समान रहे। कम वाट के बल्ब का प्रतिरोध अधिक तथा अधिक वाट के बल्ब का प्रतिरोध कम होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जो चालक से होकर विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है प्रतिरोध कहलाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। 436 प्रश्न है दोस्तों। किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है। धरातल पर पहुंचने में उस वस्तु द्वारा लिया गया समय क्या होगा? किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है। धरातल पर पहुंचने में उस वस्तु द्वारा लिया गया समय क्या होगा? आंसर है इसका ऑप्शन बी 2 सेकंड। किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है। धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा जो लिया गया समय है वो 2 सेकंड का होगा। 2 सेकंड का होगा।
क्योंकि जो 9.8 मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में वो इतनी दूरी तय करने के बाद सीधा डायरेक्ट नीचे ही आएगी, तो जो गुरुत्वाकर्षण है उसका मान भी इतना ही होता है, तो वो भी 1 सेकंड में इतनी दूरी पर उसे वापस पहुंचा देगा जितनी दूरी पे वो गई थी ऊपर। तो 2 सेकंड का समय उससे लग जाएगा 1 सेकंड ऊपर जाने में, जो कि इतने वेग से वो गई, और वापस गुरुत्वाकर्षण के जो मान है उस मान से वो वापस नीचे आएगी, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड गुरुत्वाकर्षण का वेग हमें दिया जाता है। तो उसी दूरी को जितना तय किया उतना ही वो वापस आ जाएगी, तो 2 सेकंड का उसको समय लग जाएगा। ये प्रश्न अभी पीछे भी आगे भी आपने पीछे भी आपने पढ़ा था, जिसमें 10 मीटर पर सेकंड का वेग दिया गया था ऊपर की ओर, उसमें वस्तु उछाली गई थी। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा डैश हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा डैश हो जाएगी। आंसर है इसका 9 गुना। आंसर है इसका 9 गुना। यदि किसी वस्तु का जो वेग है वो 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसका जो गतिज ऊर्जा है वो 9 गुनी हो जाएगी। हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? हरे पत्तों वाला जो पौधा है वो लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? आंसर है इसका काला। हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर काला दिखाई देता है। 439 प्रश्न है, परम दाब है। परम दाब है। आंसर है इसका गेज दाब प्लस 1 बार। परम दाब गेज दाब प्लस 1 बार है। परम दाब गेज दाब प्लस 1 बार है। 440 प्रश्न है, एक फेमेटो बराबर होता है। एक फेमेटो बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर के। 10 की पावर -15 मीटर के एक फेमेटो बराबर होता है। यानी कि एक फेमेटो यानी कि जो फर्मी है वो बराबर है 10 की पावर -15 मीटर के। और एक पीको बराबर होता है 10 की पावर -12 मीटर के। एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो दोनों गिरेंगी। एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो दोनों गिरेंगी। आंसर है इसका एक साथ। एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो दोनों एक साथ गिरेंगी, क्योंकि दोनों पर गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो समान ही लगता है। प्लांक नियतांक h की विमा समान है। प्लांक नियतांक h की विमा समान है किसके? आंसर है इसका कोणीय संवेग के। प्लांक नियतांक h की विमा कोणीय संवेग के समान है। प्लांक नियतांक कोणीय h जो है उसकी जो विमा है वो कोणीय संवेग के समान है। इन दोनों का जो विमा है वो ml की पावर 2t की पावर माइनस में 1 है। ml की पावर 2t की पावर माइनस में 1 है, और संवेग का जो विमा है वो ml टी की पावर माइनस में 1 होता है। m इंटू एल और इंटू टी की पावर माइनस में 1 होता है। ऊर्जा की जो विमा है वो m इंटू एल की पावर 2 इंटू 2t की पावर माइनस में 2 होता है। आवृत्ति की जो विमा है वो m की पावर 0 गुना में l की पावर 0 गुना में t की पावर माइनस में 1 होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का या फिर की। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का या की। आंसर है इसका समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान त्वरण होता है। द्रव की बूंदे निम्नलिखित में से किसके कारण गोल हो जाती है? आंसर है इसका पृष्ठ तनाव। द्रव की बूंदे जो है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती है। द्रव की बूंदे पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। पृष्ठ तनाव के कारण शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। समुद्री लहरों को शांत करने के लिए तेल गिराया जाता है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। साबुन, डिटर्जेंट जो आदि हैं ये जल का जो पृष्ठ तनाव है उसको कम कर देते हैं, अतः वे मेल में गहराई तक चले जाते हैं। पानी पर मच्छर के लार्वा तैरते रहते हैं। पानी पर मच्छर के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। साबुन के घोल के बुलबुले पृष्ठ तनाव कम होने के कारण बड़े बनते हैं। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है, इसका कारण है कि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः यह जीभ के ऊपरी भागों में पूरी तरह से फैलता है। एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है काम करता है। आंसर है इसका धारा के तापन प्रभाव पर। धारा के तापन प्रभाव पर एमसीबी लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित गुण के कारण होती है। द्रव की
बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित गुण के कारण होती है। आंसर है इसका पृष्ठ तनाव। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है, जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि आंसर है इसका पारे का सहसंजन उसका शीशे के साथ असंजन से अधिक होता है। पारे का सहसंजन उसके शीशे के साथ असंजन से अधिक होता है। एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाती है, जबकि पारे की एक बूंद जो है वो गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि पारे का सहसंजन उसका शीशे के साथ असंजन से अधिक होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को सहसंजक बल कहते हैं। ठोसों का सहसंजक बल अधिक तथा द्रवों का सहसंजक बल कम होता है। तो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। तो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं। बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं, क्योंकि आंसर इसका वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है। बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बूंद दिखते हैं, क्योंकि वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंद के रूप में घनीभूत हो जाती है। 449 प्रश्न है दोस्तों। पारा कांच को नहीं भिगोता है, इसका कारण है आंसर इसका आसंजन। आसंजन बल के कारण जो है वो पारा कांच को नहीं भिगोता है। पारा कांच पर नहीं चिपकता है, क्योंकि पारा और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला असंजक बल पारे के अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंजक जो बल है उससे कम होता है। वायु में प्रचक्री यानी कि स्पिनिंग क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जाती है। वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। आंसर है इसका बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। वायु में प्रचक्री स्पिनिंग क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या बर्नौली प्रमेय के आधार पर की जा सकती है। किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तब द्रव का अपवर्तनांक है। किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तब द्रव का अपवर्तनांक है। आंसर है इसका 1.33। 1.33। किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर है तब द्रव का अपवर्तनांक 1.33 होगा। यहाँ पर हमें अपवर्तनांक का फार्मूला दिया गया है वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई। वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई, तो वास्तविक हम रख देंगे 20 है और आभासी हम रख देंगे 15। तो अगर हम इससे भाग करेंगे तो हमारा आंसर 1.33 यहाँ पर आ जाएगा। 452 प्रश्न दोस्तों। किसी कागज की शीट पर स्याही के निशान के ऊपर आयताकार 12 सेंटीमीटर मोटे कांच के टुकड़े को रखा जाता है। सतह में स्याही कितनी ऊपर उभरी हुई दिखाई देगी? आंसर है इसका 4 सेंटीमीटर। किसी कागज की शीट पर स्याही के निशान के ऊपर आयताकार 12 सेंटीमीटर मोटे कांच के टुकड़े को रखा जाता है। सतह पर जो स्याही है वो 4 सेंटीमीटर ऊपरी हुई दिखाई देगी। 453 प्रश्न है दोस्तों। पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो आंसर है इसका पानी का जो स्तर है वो अपरिवर्तित रहेगा। पानी का जो स्तर है वो अपरिवर्तित रहेगा। पानी के ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का सतह जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। लकड़ी के टुकड़े का आयतन का 4/5वां भाग किसी तरल में डूबा हुआ तैर रहा है। यदि लकड़ी का अपेक्षित घनत्व 0.8 है तो ग्राम पर मीटर क्यूब में तरल का घनत्व क्या होगा? तरल का जो घनत्व है आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। आंसर है इसका 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब। 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, इसमें फार्मूला लगा दीजिए आप। इसमें पिंड का घनत्व गुना में समान आयतन के जल का भार। समान आयतन के जल का भार और बटे में आपका आ जाएगा इसके नीचे पिंड का भार। पिंड का जो डूबा हुआ भार है वो आपका इसके नीचे आ जाएगा, डूबा हुआ भार। ठीक है, और ये आपका निकलेगा तरल का घनत्व, यानी कि जो तरल है उसका आपका घनत्व ये निकल जाएगा। तो पिंड का आपको घनत्व दिया है 0.8, तो आप लिख दिए यहाँ पे, यानी कि 8 बटे में आप इसको 10 कर सकते हैं। और डूबा हुआ जो भाग है वो आपका
4/5 है। आयतन का कुल जो है वो 4/5 आपको दिया गया है, तो ये ऊपर चला जाएगा 4/5 गुना में। और आपको समान आयतन के जल का भार आपको इसमें लिखना है ऊपर। तो जो वस्तु है उसके जो कुल जो आयतन है उसका 4/5 भाग आपका डूबा होगा, तो वो अपने नीचे लिखिए। पर जो वस्तु के बराबर ही जो वस्तु के भार के बराबर ही आयतन के बराबर ही जल का भार होगा। यानी कि अगर वस्तु का भार मैं x मानती हूँ, तो जल का भार भी लगभग आपका इतना ही आ जाएगा। तो जल का भार आप इसमें x मान सकते हैं, उसका ये और इस x का ये 4/5 भाग है, तो इधर भी इसके साथ में ये x लगेगा। तो ये x से x आपका कट जाएगा और 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10 और ये 4 दूनी 8, यानी कि आपका 1 आएगा। तो जो ये 1 है इसको आपको क्या करना है, आपको इसको मीटर क्यूब में आपको इसको बदलना है। तो आप इसको 1000 मीटर से इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब में आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। 455वां प्रश्न है दोस्तों, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? आंसर है इसका 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस। किसी पिंड का हवा में भार 100 ग्राम है और पानी में डालने पर भार सिर्फ 92 ग्राम है, तो पिंड का आयतन होगा। अगर किसी पिंड का हवा में भार 100 ग्राम है और पानी में डालने पर भार सिर्फ 92 ग्राम है, तो पिंड का आयतन होगा। आंसर है इसका 8 सीसी। 8 सीसी। अगर किसी पिंड का हवा में भार 100 ग्राम है और पानी में डालने पर भार सिर्फ 92 ग्राम है, तो उस पिंड का आयतन 8 सीसी होगा। 8 सीसी होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट हमारे पास जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है। जल आंसर है इसका लोहे द्वारा विस्थापित जल का जो भार है वो लोहे के भार से कम होता है। जल द्वारा विस्थापित जल का जो भार है वो लोहे के भार से कम होता है, तो जो टुकड़ा है वो पानी में नहीं तैरेगा। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, यही इसका कारण होता है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। आंसर है इसका ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा या उत्प्लावन जो बल हम जिसे कहते हैं, उसके ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर ही निर्भर करती है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह लार्वा जो है वो पानी में डूब जाता है। लार्वा जो है पानी में डूब जाता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि जो लार्वा है वो पानी में डूब जाता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की जो खोज है वो किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की जो खोज है वो किसने की थी? आंसर है इसका आर्किमिडीज ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। वायुयान की खोज राइट ब्रदर्स के द्वारा की गई थी। वायुयान की जो खोज है वो राइट ब्रदर्स के द्वारा की गई थी। अगर किसी झील के तल के ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है, तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब आंसर है इसका कम होगा। अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है, तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब कम होता है। तो उस बुलबुले पर लगने वाला जो दाब है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में असत्य को चुनें। निम्नलिखित में असत्य को चुनें। आंसर होगा इसका बेल वातावरणीय दाब मापन की इकाई है। ये आपका सत्य कथन है। जो बेल है वो ध्वनि मापन की इकाई है। बेल जो है वो ध्वनि मापन की इकाई है। ओम जो है वो विद्युतीय प्रतिरोध की मापन इकाई है। केल्विन जो है वो तापक्रम मापन की इकाई है, ये सत्य है। और हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी को मापन की इकाई है। तो ये आपके सभी सही हैं, केवल सी को छोड़कर। मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं। मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती है, क्योंकि आंसर है इसका झील की तली का पानी जमता नहीं है। झील की तली का जो पानी है वो जमता नहीं है, यही कारण है कि मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैसेलिन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना डैश का उदाहरण है। यह जो घटना है डैश का उदाहरण है। आंसर है इसका पृष्ठीय तनाव का। आंसर है इसका पृष्ठीय तनाव का। पृष्ठीय तनाव के कारण वैसेलिन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, तो वह तैरती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा या कौन से जो कथन है वो सत्य है, यानी कि सही है? पहला कथन हमें दिया गया है, पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है, पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। आंसर है इसका ऑप्शन डी 1, 2 और तीनों ही जो कथन है वो आपके सही हैं। पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है, पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है, बर्फ का जो घनत्व है वो पानी से कम होता है। जो सभी कथन है ये सत्य है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, क्योंकि आंसर है इसका
कैपिलरी क्रिया के कारण, यानी कि केशित्व की क्रिया के कारण। कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की जो बत्ती है उसमें तेल चढ़ता है। केशिका नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशित्व कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का सोखना, मिट्टी लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का सोखना, मिट्टी के ढेले को जल में डालने पर वह ऊपर तक भीगता है। कृत्रिम उपग्रह में केशिका नली को जल में खड़ा कर दिया जाए तो जल आसानी से दूसरे सिरे तक चला जाता है। ये सभी आपके केशित्व की क्रिया के उदाहरण है। आपेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर है इसका हाइग्रोमीटर का। आंसर है इसका हाइग्रोमीटर का। अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। जल का जो घनत्व है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। मैनोमीटर से गैस का जो दाब है वो मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि? आंसर है इसका ऑप्शन बी, दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। नेक्स्ट है, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? आंसर है इसका गलनांक बिंदु। ठोस की शुद्धता उसके गलनांक बिंदु के निर्धारण के द्वारा प्राप्त की जाती है। निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव में परिणित होता है, यानी कि बदलता है, गलनांक या द्रवनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव वाष्प में बदलता है उसे क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट वो कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और जल में अशुद्धि मिलाने पर उसका बॉइलिंग जो पॉइंट है वो बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस में बदलता है उसे हिमांक कहते हैं। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? आंसर है इसका समुद्र का पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी से ज्यादा होता है। समुद्र के पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी से ज्यादा होता है। समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है, इसी कारण तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है। जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो आंसर है इसका यह आकार में बढ़ जाता है। जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो वह आकार में बढ़ जाता है। 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी में तैरती है। 200 किलोग्राम की भार की एक जो नाव है वो पानी में तैरती है। विस्थापित पानी का भार होगा। आंसर है इसका 200 किलोग्राम, यानी कि जितना वस्तु का भार होगा उतना ही उसको वो पानी को अपने विस्थापित करती है, उतने ही वो पानी को विस्थापित करती है, यानी कि पानी का भार बराबर होगा वस्तु के भार के। जब एक घनीय बर्फ खंड 10 छोटे छोटे घनों में छिन्न भिन्न हो जाता है तब उसका तेल क्षेत्र, तब उसका तल क्षेत्र, आंसर इसका बड़ा होगा। जब एक घनीय बर्फ खंड 10 छोटे छोटे घनों में छिन्न भिन्न हो जाता है तब उसका तल जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है, तब उसका तल जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? थर्मस फ्लास्क में रखा द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? आंसर है इसका उपरोक्त तीनों, यानी कि उपरोक्त जो तीनों ही विधियां हैं वो इसमें काम आती है। थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म जो द्रव है वो चालन संवहन विकिरण प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों, 1.2 विशिष्ट घनत्व के द्रव में एक धातु के टुकड़े का भार क्या होगा जिसका हवा में भार 80 ग्राम और पानी में 70 ग्राम है? आंसर है इसका 68 ग्राम। 1.2 विशिष्ट ग्राम घनत्व के द्रव में एक धातु के उस टुकड़े का भार 68 ग्राम होगा जिसका हवा में 80 ग्राम भार है और पानी में 70 ग्राम, पानी में 70 ग्राम। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आंसर है इसका आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका जो आयतन है वो घटता है। सीमांत घर्षण निर्भर करता है। सीमांत घर्षण निर्भर करता है। आंसर है इसका तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर। तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर सीमांत घर्षण निर्भर करता है। दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। आंसर है इसका न्यूटन पर मीटर की स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर की स्क्वायर दृढ़ता गुणांक का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि आंसर है इसका बी। आंसर होगा इसका बी, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है
जिसके कारण भोजन जो है वो जल्दी बनता है, जिसके कारण जो है वो भोजन जल्दी बनता है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्थल में जल का तापमान क्या होगा? आंसर है इसका 4 डिग्री सेल्सियस। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्थल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 481वां प्रश्न। 1270 से 1675 केल्विन पर वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है। 1270 से 1675 केल्विन पर वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है। आंसर है इसका प्रभंजन आसवन। प्रभंजन आसवन। 1270 से 1675 केल्विन पर वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की जो प्रक्रिया है वो प्रभंजन आसवन या प्रभाजी आसवन कहलाती है। इस विधि के द्वारा उन मिश्र द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है, जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आंसर है इसका संवहन। आंसर है इसका संवहन। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 483वां प्रश्न। अक्ल के दांत आमतौर पर किस उम्र सीमा में पैदा होता है? अक्ल के दांत आमतौर पर किस उम्र सीमा में पैदा होता है? आंसर है इसका 17 से 30 वर्ष के दौरान। अक्ल दांत जो है वो 17 से 30 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। अक्ल जो दांत हैं, विजडम जो टीथ हैं, वो 17 से 30 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। 484 प्रश्न है। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। आंसर इसका प्रकाश के बराबर। ऊष्मा विकिरणों की गति जो है वो प्रकाश के बराबर होती है। बंदूक का प्रतिक्षेप यानी कि जो धक्का है, इनमें से किसका उदाहरण है? बंदूक का प्रतिक्षेप धक्का इनमें से किसका उदाहरण है? आंसर है इसका रैखिक संवेग का संरक्षण। बंदूक का प्रतिक्षेप धक्का जो है वो रैखिक संवेग संरक्षण का उदाहरण है। ये आप जरूर याद रखें। एक लोहे के हथौड़े आयरन हैमर को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी के हत्थे से अधिक गर्म होगा, क्योंकि आंसर है इसका लोहा ऊष्मा का सुचालक है। लोहा जो है वो ऊष्मा का सुचालक है। लोहा ऊष्मा का सुचालक होने के कारण एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखने पर इसके लकड़ी के हत्थे से अधिक गर्म होता है। दो रेलों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? दो रेलों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? आंसर है इसका बी। आंसर होगा इसका बी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर संकुचित होती है। दो रेलों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। दो रेलों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? आंसर है इसका पेट्रोल इंजन में। आंसर है इसका पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर जो है वो पेट्रोल इंजन में होता है। इस यंत्र के द्वारा पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। इस यंत्र के द्वारा पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर है इसका ताप युग्म। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए ताप युग्म के प्रयोग से किया गया है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित जो है वो ताप युग्म के प्रयोग से किया गया है। 1 किलोग्राम जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 80 डिग्री सेल्सियस तक करने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। आंसर है इसका 50 किलो कैलोरी। 50 किलो कैलोरी। 1 किलोग्राम जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए 50 किलो कैलोरी आवश्यक ऊष्मा है। 1 ग्राम भार वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं। आंसर है इसका विशिष्ट ऊष्मा। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर 300 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम बर्फ में मिला दिया जाता है तो उस सम्मिश्रण का अंतिम तापमान होगा। आंसर है इसका 0 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर 300 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम बर्फ में मिला दिया जाता है तो सम्मिश्रण का अंतिम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा। एक पिंड का तापमान 5 मिनट में 50 डिग्री सेल्सियस से घटकर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है।
आसपास का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है और कितने समय में यानी कि मिनटों में इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आंसर है इसका 15/2 यानी कि 7.5 मिनट में। एक पिंड का तापमान 5 मिनट में 50 डिग्री सेल्सियस से घटकर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आसपास का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है तो 15/2 मिनटों में यानी कि 7.5 मिनटों में जो इसका तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। 7.5 मिनट में जो इसका तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जाता है? विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है? आंसर है इसका 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का। 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान विकिरण पायरोमीटर से मापा जाता है। 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जो तापमान है वो विकिरण पायरोमीटर से मापा जाता है। 495 प्रश्न है दोस्तों, एक गोल, एक घन और वृत्ताकार प्लेट 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाते हैं। एक गोल, एक घन और एक वृत्ताकार प्लेट 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाते हैं और ठंडे होने के लिए छोड़े जाते हैं। उनमें से क्या शीघ्र अतिशीघ्र ठंडा होगा? आंसर है इसका वृत्ताकार प्लेट। वृत्ताकार जो प्लेट है वो जल्दी ठंडा होगा। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन, आंसर है इसका इनमें से कोई नहीं होगा। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन जो है वो घटता है और फिर बढ़ने लगता है। 497 प्रश्न है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन, आंसर इसका घटेगा। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म करने पर उसका आयतन जो है वो घटेगा। आयतन जो है वो घटेगा। इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है इसका इनमें से कोई नहीं। बर्नौली के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक, ब्रेक, लिफ्ट इत्यादि कार्य करते हैं और जो आपका हवाई जहाज है वो भी आपके बर्नौली के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आंसर है इसका 310 केल्विन। केल्विन स्केल पर मानव शरीर का तापमान 310 डिग्री केल्विन होता है। 273 प्लस इसमें 37 आपका जमा होगा, बराबर होगा 310 केल्विन। 310 केल्विन। चार्ल्स के नियम के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस का आयतन शून्य होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। इस ताप पर पहुंचने से पहले ही गैस द्रव या ठोस में परिणत हो जाती है। परम ताप को केल्विन भी कहा जाता है। सेंटीग्रेड ताप को परम ताप का केल्विन में बदलने के लिए उसमें 373 जोड़ दिया जाता है। सेंटीग्रेड ताप को परम ताप का केल्विन में बदलने के लिए उसमें 373 जोड़ दिया जाता है। 500 प्रश्न दोस्तों, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं? कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं? आंसर है इसका कंडक्शन। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कंडक्शन कहते हैं। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो में। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? आंसर है इसका -273 डिग्री सेल्सियस। तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरती हैं। तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने से सभी जो गैस है वो शून्य आयतन घेरती हैं। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ हमारा रुक्मणी भौतिक विज्ञान फिजिक्स का 5वां पार्ट पूरा होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो और दिया गया कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।